हेलो, मैं चेतन लाल रेकर, स्व आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सोहागपुर, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के अंतर्गत कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो कार्ल मार्क्स के जो विचार थे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संदर्भ में, मैंने विचार को पीडीएफ के माध्यम से आपको पहले डाला था। आज हम चर्चा करेंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है उसकी वह कौन कौन सी लक्षण हैं, विशेषताएं हैं जिन्होंने कार्ल मार्क्स ने बताया। तो पहली जो विशेषता है वो है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो है वो गतिशील है, अर्थात परिवर्तन प्रत्येक वस्तु में होता है। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, यानी कि इसमें क्या है, बहाव, गति है और निरंतरता भी है। अतः जड़ता जो है प्रकृति की दशा नहीं है। एंजल्स के अनुसार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संसार और प्रकृति में जो भी कुछ भी है वो सब अस्थायी है, गतिशील है, अर्थात परिवर्तनशील मानता है। तो ये जो प्रत्येक वस्तु में जो जन्म और निर्वाण की दशा को देखता है। तो इसी संदर्भ में स्टोलिन ने भी कहा था कि द्वंद्वात्मक प्रणाली उसी को अजय मानती है जो उग्र है, अर्थात विकास माना। और एंजल्स भी यही कहते थे कि समस्त प्रकृति से छोटे से लेकर बड़े तक, यानी कि बालूकण से लेकर के सूर्य तक, महाकाणु से लेकर व्यक्ति तक आने और चले जाने की एक निरंतर स्थिति में, निरंतर प्रवाह में, अनवरत गति तथा परिवर्तन की स्थिति में, यानी विकास प्रकृति का नियम है। और ये विकास पदार्थ की आंतरिक विशेषताओं के कारण होता है। क्योंकि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार जो पदार्थ है वो क्या है, निष्क्रिय न होकर के सक्रिय, अर्थात पैसिव न होकर के एक्टिव है। इस प्रकार जो मार्क्स का द्वंद्वात्मक विचारों की जो अपेक्षा है, भौतिक वस्तुओं को ही इन्होंने अधिक महत्व दिया है। और विकास की प्रक्रिया का आधार भी भौतिक पदार्थों में आंतरिक विरोध को मानता है। तो मार्क्स का ये विचार था कि किसी भी वस्तु में दो तत्व मौजूद होते हैं। एक वस्तु की निरंतरता को बनाए रखता है और दूसरा जो तत्व होता है वो हमेशा निरंतरता का विरोध करता है। तो पदार्थ में इन दोनों शक्तियों का संघर्ष चलता रहता है। तो ये संघर्ष ही पदार्थ को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार पदार्थ ठीक उसी प्रकार से गतिशील होता है जिस प्रकार हीगल का निरपेक्ष विचार गतिशील था। यानी कि विश्व तथा उसकी प्रकृति को समझने के लिए उसकी गतिशीलता को दृष्टि में रखना होगा। तो मार्क्स ने सारे जगत को इसी संघर्ष और गतिशीलता के संदर्भ में देखा। ये पहली विशेषता है जो इन्होंने प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में गतिशीलता की विशेषता को देखा है। दूसरी विशेषता जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की है वो ये है कि विकास सदैव पदार्थों में आंतरिक अंतर्विरोध और मतभेदों के पारस्परिक संघर्ष के कारण ही होता है। अर्थात इन्होंने क्या कहा कि सदैव जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों के अंतर्विरोध या मतभेदों के पारस्परिक संघर्ष के कारण ही उसमें विकास होता है, ऐसा इनका कहना था। यानी कि पूंजीवाद में ही पूंजीवाद के विनाश के बीज है। ये दूसरी विशेषता इन्होंने कहा। तीसरी विशेषता कहा कि पदार्थ विश्व का मूल है और ये एक वास्तविकता है। तो समस्त विश्व जो है वो पदार्थ से निस्रोत है। अंतिम वास्तविकता भौतिक जगत है, न कि आत्मा का विचार, ये इनका कहना है इस विशेषता में। तो चेतना कोई प्रभावशाली तत्व न होकर के पदार्थ के अधीन है। मनुष्य में जो भी चेतना है वह इस पदार्थ के कारण ही है, और पदार्थ ही पहली और अंतिम वास्तविकता है। चेतना के स्वरूप को पदार्थ निश्चित करता है, न कि चेतना पदार्थ के स्वरूप को, ये इन्होंने कहा था। यानी कि प्रत्येक वस्तु परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है और उसका जो अध्ययन उनके पारस्परिक संघर्ष के आधार पर ही ध्यान में रख कर किया जा सकता है, ये इनका कहना था। तो चौथी विशेषता इन्होंने कहा कि विश्व का जो विकास है वो संघर्ष की प्रक्रिया के द्वारा होता है, क्योंकि यह संघर्ष ही विकास का मूल है। संघर्ष से मुंह मोड़ना मतलब है विकास के क्रम को पीछे धकेलना, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा। और संघर्ष के अभाव में
विकास की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। और संघर्ष भीतरी और बाहरी दोनों ही रूपों में होता है। ये चौथी विशेषता इसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संदर्भ में कही। पांचवी विशेषता इन्होंने कहा कि विकास जो हमेशा टेढ़े मेढ़े रूप में अर्थात सर्पिल होता है। जो विकास की प्रक्रिया है वो हमेशा सीधी नहीं होती, यानी कि टेढ़े मेढ़े रूप में होती है। ऐसा इनका विशेषता पांचवी जो है वो इसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संदर्भ में बताई। अर्थात इन्होंने कहा कि विकास की जो प्रक्रिया पहले तो धीरे धीरे मात्रात्मक परिवर्तन में होता रहता है, किंतु बाद में एक अवस्था आती है जब वो मात्रात्मक परिवर्तन है वो गुणात्मक परिवर्तन में बदल जाता है। यानी उदाहरण के लिए हम समझे, यदि हम एक पानी को गर्म किया जाए तो पहले पहले धीरे धीरे पानी गर्म होगा, किंतु बाद में ऐसी अवस्था आती है जब वह पानी भाप बन जाता है। तो यही द्वंद्ववादी विकास की प्रक्रिया, यानी सभी समाजों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विकास का यही क्रम पाया जाता है। पूंजीवादी समाज में मालिक व मजदूरों के बीच में पहले तो छुटपुट घटनाएं घटती है, यानी संघर्ष की स्थितियाँ देखती है, किंतु इसकी उच्च अवस्था में क्या होता है, श्रमिक क्रांति कर देते हैं। और ये जो क्रांति वाली स्थिति है ये द्वंद्व की उच्च अवस्था कहलाती है। ये इन्होंने पांचवी विशेषता बताई। लास्ट और अंतिम जो 6 विशेषता वह यह है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्यवस्था करता है। तो यानी प्रकृति में जो कुछ भी है उसका निर्धारण आर्थिक तत्वों के आधार पर कहा, ऐसा इनका कहना था। और कहा था कि इस पदार्थों को समस्त विश्व की नियंत्रण शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार अर्थव्यवस्था ही समाज का आधार है। समाज में द्वंद्व का कारण उत्पादन विधि है, उत्पादन रिलेशन और उत्पादन की शक्तियाँ हैं। जब उत्पादन की शक्तियों एवं उत्पादन के संबंधों में साम्यता नहीं रहेगी तो संघर्ष उत्पन्न होगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, विकास भी होता है। तो इस तरह से इन्होंने प्रकृति की जगत के अंतर्गत आर्थिक तत्वों की व्यवस्था को एक आधार के स्वरूप में इन्होंने बताया। इस प्रकार से इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत विश्व का जो आधार है वो भौतिक तत्व को माना है, पदार्थ को माना है, और इसके आंतरिक स्वभाव के कारण ही विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं अपना रूप धारण करती है। और यही जाकर के आदमी इसको इन्होंने एक निश्चित बिंदुवाद, प्रतिवाद और संवाद की 3 अवस्थाओं के आधार पर अपनी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया को समझने का इन्होंने प्रयास किया। तो जहाँ तक हीगल और मार्क्स दोनों ने द्वंद्ववाद के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे, लेकिन फिर भी दोनों के द्वंद्ववाद की अगर हम तुलना करें तो हम थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं इसमें। पहला जो तुलना के आधार पर विचार है वो ये है कि दोनों में क्या अंतर है। तो पहला कि हीगल के द्वंद्ववाद का जो आधार है वो विचार है, उसका मत है कि बाह्य विश्व जो है आंतरिक विचारों का ही प्रतिरूप है, ये हीगल ने कहा था। जबकि मार्क्स ने क्या कहा कि द्वंद्ववाद का जो आधार है भौतिक पदार्थ है और बाह्य विश्व का जो प्रभाव ही आंतरिक विचारों का निर्माण करता है। ये यानी कि अर्थात इन्होंने कार्ल मार्क्स ने पदार्थ को ही अंतिम सत्य माना। ये दोनों पहला अंतर का आधार हुआ। दूसरा है कि प्रक्रिया की दृष्टि से हीगल का जो द्वंद्ववाद है और मार्क्स का जो द्वंद्ववाद है, भौतिकवाद चाहे समान हो किंतु तत्व की दृष्टि में दोनों में भिन्नता है। यानी हीगल की भांति ही मार्क्स भी ये मानते हैं कि विकास संघर्ष और द्वंद्व के कारण होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में विरोधी तत्व विद्यमान है और उनमें टकराव होना स्वाभाविक है। इस टकराव से यानी संघर्ष से ही विकास को गति मिलती है। तो वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में तो विकास की ये प्रक्रिया टेढ़े मेढ़े रूप में उस समय तक चलती है जब तक कि वे अंतिम वाद की स्थापना नहीं हो जाती। ये बात दूसरी दोनों के संदर्भ में कही गई। तीसरी, हीगल के लिए विकास का अंतिम चरण निरपेक्ष विचार की अनुभूति है और मार्क्स के लिए विकास का जो अंतिम चरण है वह है वर्गहीन समाज की स्थापना। ये तीसरा दोनों में अंतर है। चौथा, हीगल का द्वंद्ववाद आदर्शवादी है
या काल्पनिक है, जबकि मार्क्स का द्वंद्ववाद जो है वो भौतिकवादी है। ये चौथा अंतर है। पांचवा, मार्क्स ने हेगल की अपेक्षा विकास की प्रक्रिया को अधिक जटिल बताया, जबकि हेगल वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया के अंतिम चरण को आत्मचेतना की संज्ञा देता है, जबकि मार्क्स उसे साम्यवाद की संज्ञा देता है। ये दोनों अंतर पांचवा है। नंबर 6 और अंतिम अंतर जो दोनों में है वो ये है कि हेगल ने प्रकृति और आत्मा को एक त्रय के आधार पर समझने का प्रयास किया और निरपेक्ष आत्मा की विवेचना की है, जबकि कार्ल मार्क्स ने प्रत्येक वस्तु को आते जाते, बदलते, उभरते, उलझते, टकराते, बनते, बिगड़ते इसी क्रम में देखा है। तो ये इनके जो अंतर है वो नंबर 6 है, छठा है। तो मार्क्स और हेगल द्वंद्ववाद के बीच में ये 6 कुछ अंतर हैं जिसके आधार पर हम इसकी तुलना कर सकते हैं। धन्यवाद।